हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्री सावनकर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एमपीपीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर 2019। तो फ्रेंड्स, यह पेपर हम इसलिए देखेंगे ताकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि पेपर एमपीपीएटी का पेपर किस टाइप का आता है। दोस्तों, हम यह बताना चाहते हैं कि पेपर का क्राइटेरिया किस टाइप का होता है, वह किस टाइप के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि इससे आप सभी को पेपर किस टाइप का आता है यह पता चल सके। दोस्तों, यह जो क्वेश्चंस है यह सभी प्रकार की एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों, देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चन है कि फूल गोभी में छोटे छोटे फुटकी के विकास को निम्न रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए, जो फूलगोभी में छोटे छोटे फुटकी का जो विकास होता है वह किस रूप से उसे जाना जाता है? विप्टेल, बटनिंग, अंधता या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, उसका जो आंसर होगा वह होगा बटनिंग। बटनिंग को हम मतलब फूलगोभी में छोटे छोटे फुटकी के विकास को हम बटनिंग के रूप में जानते हैं। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है। रोपण की किस विधि में पौधे से पौधे की दूरी की तुलना में पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक होती है? तो दोस्तों बताइए, पंक्ति से पंक्ति की दूरी किस विधि में अधिक होती है? वर्गाकार विधि, त्रिभुजाकार विधि, विकर्णी विधि या आयताकार विधि? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा आयताकार विधि। आयताकार विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है। एक या एक से अधिक मौसमों के लिए किसी क्षेत्र को खाली रहने देना क्या कहलाता है? मतलब दोस्तों, इसमें क्षेत्र एक या एक से अधिक मौसम के लिए, मतलब हर मौसम में, सभी मौसम में क्षेत्र को या भूमि को खाली रहने को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन कह रहा है। देखते इसके ऑप्शन क्या है। सस्यवर्तन, वर्तन या क्षेत्र प्रति या एकधा सस्यन या बहुसस्यन? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा क्षेत्र प्रति। मतलब दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन से साबित हो रहा है कि एक या एक से अधिक मौसम के लिए क्षेत्र को खाली रखना या भूमि को खाली रखना वह कहलाता है क्षेत्र प्रति। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह होगा क्षेत्र प्रति। क्योंकि दोस्तों, अक्सर हम बोलते हैं कि हमारी भूमि या हमारी खेती खाली पड़ी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं हमारी भूमि पड़ती भूमि है, पड़ती क्षेत्र है, खाली है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा पड़ती भूमि। यह एक याद रखने के लिए एक अच्छा सा एक ट्रिक है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार से दिया हुआ है। पोटेशियम किसके लिए आवश्यक एक प्रमुख पोषक तत्व है? तो दोस्तों, यह पोटेशियम वह कौन सी क्रिया के लिए जिम्मेदार है? पोटेशियम से क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है। सीमेंटिंग संश्लेषण, रंध्र के खुलने व बंद होने, पर्णहरी संश्लेषण या प्रोटीन संश्लेषण? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा रंध्र के खुलने या बंद होने। क्योंकि दोस्तों, जो पोटेशियम है यह रंध्र का खुलने व बंद होने के लिए जिम्मेदार है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किस प्रकार से दिया हुआ है। रबी ऋतु के दौरान गेहूं की फसल में होने वाला खरपतवार कौन सा है? तो दोस्तों बताइए, जो रबी की ऋतु है उसमें जो गेहूं की फसल में कौन सा खरपतवार अधिकांश लगता है उसे बताना है। मोथा लगता है या चिनोपोडियम या जंगली ज्वार या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा चिनोपोडियम एल्बम। गेहूं के खेत में अधिकांशतः चिनोपोडियम खरपतवार लगता है। तो साथियों, ये जो चिनोपोडियम है यह एक बॉटनिकल नेम है। यह बॉटनिकल नेम है बथुआ घास का। बथुआ का बॉटनिकल नेम है चिनोपोडियम एल्बम। यहाँ पे क्वेश्चन घुमाने के लिए चिनोपोडियम एल्बम इसका नाम दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह होगा चिनोपोडियम एल्बम, जो कि बथुआ का नाम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार से दिया हुआ है। कृषि में सिंचाई की कुशल सामान्य विधि कौन सी है, बताइए? तो दोस्तों, कृषि में जो सिंचाई की जो कुशल सामान्य विधि जो अधिकांशतः अपनाई जाती है वह कौन सी विधि है? सतही सिंचाई, संवेदक सिंचाई, या तो उपसतही सिंचाई या छिड़कावा सिंचाई? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वह होगा सतही सिंचाई। सतही सिंचाई इसका सही आंसर है। क्योंकि दोस्तों,
जब भी हम अपने खेतों में अधिकांशतः क्रॉप्स फसलें जब लगाते हैं तो हम कभी भी सतही सिंचाई करते हैं ताकि फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो सके, ना कि छिड़कावा विधि। छिड़कावा विधि का उपयोग बहुत ही कम होता है और अधिकांशतः हम सतही सिंचाई का प्रयोग होता है। सतही सिंचाई का प्रयोग मतलब जैसे धान की फसलों में हम सतह में बहुत सारा पानी डाल देते हैं, या चने की फसलों में या गेहूं की भी फसलों में, हम सभी फसलों में सतही सिंचाई करते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा सतही सिंचाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार से दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनन निवृत्ति क्लाइमेट्रिक फल है? तो दोस्तों बताइए इनमें से जो क्लाइमेट्रिक फल है वह कौन सा है? स्ट्रॉबेरी, सिट्रस, केला या अंगूर? दोस्तों बताना है इसमें से जो क्लाइमेट्रिक फल है वह होगा केला। केला यह एक क्लाइमेट्रिक फल गिनती में आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किस प्रकार से दिया हुआ है। कॉक्सीडियोसिस बीमारी किसके कारण होती है? तो दोस्तों जो कॉक्सीडियोसिस बीमारी है वह किसके कारण होती है बताना है। विषाणु के द्वारा, कवक द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा या जीवाणु द्वारा? तो दोस्तों जो कॉक्सीडियोसिस बीमारी है यह प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। जो कॉक्सीडियोसिस बीमारी है यह प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है कि एक ही खेत में साल दर साल गेहूं की रोपाई करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों एक ही खेत में हर साल गेहूं की बुआई करना क्या कहलाता है, या सिर्फ एक ही फसल को लेना क्या कहलाएगा? तो दोस्तों उसका आंसर बताइए। अनुपद सस्यन, एकल सस्यन या सस्यावर्तन या अनुक्रमिक सस्यन? तो दोस्तों उसका जो आंसर होगा वह होगा एकल सस्यन। मतलब दोस्तों एक ही खेत में हर साल एक ही फसल को लेना एकल सस्यन कहलाएगा, परंतु अगर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स लेंगे तो वह क्रॉप रोटेशन कहलाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा एकल सस्यन, क्योंकि हम हर साल सिर्फ एक ही फसल ले रहे हैं, तो इसका आंसर होगा एकल सस्यन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार से दिया हुआ है। एक क्रमिक मौसम में एक ही क्षेत्र में विभिन्न फसलें उगाने को कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए एक क्रमिक मौसम में एक ही क्षेत्र में विभिन्न फसलें उगाना। दोस्तों इसका जो आंसर बताइए वह क्या होगा। मिश्रित कृषि, बहुसस्यन, सस्यावर्तन या सहकारी कृषि? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा सस्यावर्तन, क्रॉप रोटेशन। मतलब एक ही भूमि में हर साल फेर बदल करके फसलें को बोना, अलग अलग फसलें को बोना ही क्रॉप रोटेशन कहलाता है। तो इसका आंसर होगा क्रॉप रोटेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किस प्रकार से दिया हुआ है। खोया में कितने प्रतिशत दुग्ध वसा पाई जाती है या होती है? दोस्तों बताइए जो खोया है इसमें दुग्ध वसा कितने प्रतिशत तक पाई जाती है? खोया में जो दुग्ध वसा है वह पाई जाती है 30%, 20% या 5% या 10%? दोस्तों जो खोया है इसमें जो वसा प्रतिशत है वह 30% तक वसा पाई जाती है। खोया में जो दुग्ध वसा है वह 30% तक पाई जाती है। तो 30% इज द इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो किस प्रकार से दिया हुआ है। दूध में मिथाइलिन ब्लू रंजक अपचयन परीक्षण इंगित करता है। तो दोस्तों बताइए दूध में जो मिथाइलिन ब्लू रंजक अपचयन परीक्षण यह इंगित करता है, किसे इंगित करता है? सूक्ष्म जीवों का भार या स्टार्च की मात्रा या प्रोटीन का विकृतीकरण या वसा की मात्रा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा सूक्ष्म जीवों का भार, या सूक्ष्म जीवों का भार को इंगित करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूसा नन्हा निम्न में से किसकी किस्म है? तो दोस्तों बताइए कि जो पूसा नन्हा है यह किसकी किस्म है? तो साथियों अधिकांश क्वेश्चन एमपीपीएटी की एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पूसा नन्हा किसकी किस्म है। दोस्तों जो पूसा नन्हा यह एक पपीते की किस्म है। दोस्तों किसकी किस्म है? यह एक पपीते की किस्म है। पूसा नन्हा यह एक पपीते की किस्म है। और दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि पपीते की सबसे बौनी किस्म कौन सी है? तो दोस्तों जो पपीते की सबसे बौनी किस्म है वह यही है पूसा नन्हा। पूसा नन्हा यह एक पपीते की बौनी किस्म कहलाती है या है। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूसा चेत की किस फसल की किस्म है? तो दोस्तों बताइए जो पूसा चेत की वो किस फसल की किस्म है? गाजर की, मूली की या तोरई की या तो
खीरे की। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, यह जो पूसा चेपकी है एक मूली की किस्म है। दोस्तों किसकी है? जो पूसा चेपकी है यह एक मूली की किस्म है। फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किस प्रकार से दिया हुआ है कि गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत तक पाई जाती है। तो फ्रेंड्स बताइए कि गाय के दूध में जो प्रोटीन की मात्रा है वह कितने प्रतिशत तक पाई जाती है? 3.60% या 2.7% या 1.63% या 3.50%। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह होगा 3.50%। गाय के दूध में जो प्रोटीन की मात्रा है दोस्तों वह पाई जाती है 3.50%। गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंगायम नस्ल की एक माना जाता है। तो दोस्तों जो कंगायम नस्ल को एक माना जाता है, मतलब यह जो कंगायम नस्ल है यह किस काम में आती है? इसका ऑप्शन है बौनी नस्ल है, या डेयरी उद्देश्य वाली नस्ल, या जुताई उद्देश्य वाली नस्ल, या द्विउद्देश्य उद्देश्य वाली नस्ल। तो दोस्तों जो कंगायम नस्ल है यह जुताई उद्देश्य वाली नस्ल है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा सी, जुताई उद्देश्य वाली नस्ल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किस प्रकार से दिया हुआ है। निम्नलिखित सभी तकनीकें घरेलू परीक्षण तकनीकें हैं सिवाय इसके। तो दोस्तों इसमें से बताइए, जो इसके जो ऑप्शन है इस प्रकार से दिया हुआ है। धूमन स्मोकिंग, या निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन, द्रव स्नेहीकरण लायोफिलाइजेशन, या लवणन सॉल्टिंग। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा द्रव स्नेहीकरण, इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किस प्रकार से दिया हुआ है। सस्यानुवर्तन हेतु आवश्यक है। तो दोस्तों बताइए जो सस्यानुवर्तन हेतु क्या आवश्यक है? मृदा की उर्वरता बढ़ाने, प्रोटीनों की गुणवत्ता बढ़ाने, खनिजों की गुणवत्ता बढ़ाने, या विभिन्न प्रकार की खाद्य फसलें प्राप्त करने। तो दोस्तों जो सस्यानुवर्तन विधि है यह मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए की जाती है। मतलब फसलों को मतलब हेर फेर करके बोना ही सस्यानुवर्तन क्रॉप रोटेशन कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा मृदा की उर्वरता बढ़ाने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने। मतलब दोस्तों सस्यानुवर्तन मतलब होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन है फसलों का अधिक उत्पादन के लिए तो करते ही करते हैं, परंतु भूमि की उर्वरा शक्ति व उसमें मिनरल्स एंड पोषक तत्वों की अधिक मतलब उसकी वृद्धि के लिए हम सस्यानुवर्तन करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार से दिया हुआ है। मिर्च में फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पादप वृद्धि नियमांक है। तो दोस्तों बताइए जो मिर्च में फलों की जो पैदावार बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर बताइए जिबरेलिन हार्मोन, ट्राइए कॉन्टोनॉल, या साइटोकाइनिन, या ए सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा ट्राइए कॉन्टोनॉल, इसका आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किस प्रकार से दिया हुआ है। ब्लैंक्स एक ट्रैक्टर चलित उपकरण है जिसका उपयोग उथली जुताई करने, खरपतवार को मारने और बीजों को रखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह बताइए बुआई यंत्र, हल, या हैरो, या है बेलर। तो दोस्तों इसका उपयोग हम यह कहलाएगा हैरो। दोस्तों क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा हैरो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार से है। कुत्तों द्वारा मवेशियों में प्रेषित एक संक्रमण है। तो दोस्तों बताइए कुत्तों द्वारा जो मवेशियों में जो कौन सा रोग फैलता है वह है रानीखेत रोग, पशु प्लेग रोग, या रेबीज रोग, या वाद। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा रेबीज। कुत्तों द्वारा मवेशियों में रेबीज रोग फैलता है। यह एक कॉमन सा क्वेश्चन है तथा यह अन्य कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा रेबीज। कुत्तों द्वारा मवेशियों में रेबीज रोग फैलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किस प्रकार से दिया हुआ है। ब्लैंक्स को चारे वाली फसल की रानी कहा जाता है। तो दोस्तों चारे वाली फसल की रानी किसे कहा जाता है बताइए? मक्का को, ज्वार को, लूसर्न को, या बरसिम को। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा लूसर्न। लूसर्न को हम चारे की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूसर्न को हम चारे वाली फसलों की रानी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किस प्रकार से दिया हुआ है।
बौछारी सिंचाई ओवरहेड इरिगेशन का एक रूप है। तो दोस्तों बताइए जो बौछारी सिंचाई है उसका और एक रूप कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है छिड़कावा सिंचाई या ड्रिप सिंचाई या सीढ़ीदार सिंचाई या केंद्रीय धुरी सिंचाई। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा केंद्रीय धुरी सिंचाई। तो दोस्तों जो बौछारी सिंचाई है उसका जो एक उदाहरण टाइप का है वह है केंद्रीय धुरी सिंचाई। अब बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो किस प्रकार से दिया हुआ है। ब्लैंक्स शुष्क खेती से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा उदाहरण शुष्क खेती से संबंधित नहीं है? उपलब्ध आर्द्रता का प्रभावी उपयोग या उच्च फसल की उपज या आर्द्रता का अभिग्रहण और संरक्षण, या दोस्तों लास्ट वाला है मैदान का बड़ा आकार। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह होगा उच्च फसल की उपज। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा उच्च फसल की उपज।